जो अब संज्ञा के व्याकरण के विषय में संज्ञा पढ़ लिया, अब जानते हैं और समझते हैं सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। अब जानते हैं सर्वनाम के कुछ भेद। जैसे संज्ञा के कुछ भेद थे, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ऐसे संज्ञा के भी कुछ भेद थे। अब जानते हैं हम सर्वनाम के भी कुछ भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो कितने हुए? 6 सर्वनाम के भेद हुए। तो एक एक करके जानते हैं हम ये सब का कैसे उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के और भी 3 भेद है। पहले से ही 6 भेद सर्वनाम के हैं। उनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 भेद है। वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जानते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है, क्यों उसे उत्तम पुरुष क्या बोला जाता है। उत्तम पुरुष यानी कि इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ourself will be the first person and to whom we talk, that person will be the second person. And when 2 persons are talking, if you are talking about the another person who is not present over there, that person will be called as a third person. इसी तरह यहाँ पे उत्तम पुरुष यानी कि खुद के लिए जब बोला जाए, खुद के बारे में जब बोला जाए, वो है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं कल आगरा जाऊंगा, यहाँ पे मैं जो है इसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं कल आगरा जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। और दूसरा अभी जानते हैं कि वो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिता, तो यहाँ पे तुम्हारे जो है ये है मध्यम पुरुष। यानी कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ और आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष और आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे वीडियो, तो वो है मध्यम पुरुष। यानी कि मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड पर्सन हो, और आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन हो और मैं सेकंड पर्सन हूँ। इसी तरह तुम्हारे जब किसी और सामने वाले को पॉइंट आउट किया जाता है, तभी उस सामने वाले का मतलब होता है सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। और अब आती है देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वो है अन्य पुरुष।
तो जानते हैं तीसरा, वो है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह कल विद्यालय नहीं आया था। यानी कि यहाँ पे वह जो है किसी और के बारे में बोला जा रहा है, तो वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह शब्द यहाँ पे अन्य पुरुष का स्थान लेता है और उन्होंने अपना काम कर लिया है। यहाँ पे इस वाक्य में उन्होंने, इस शब्द को अन्य पुरुष माना जाता है। और दूसरी है सर्वनाम के भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पे जब यह शब्द का उपयोग होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगली है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई, हमें पता नहीं है कौन खड़ा है, पर ये पता है कि कोई तो खड़ा है, तो हमें निश्चित रूप से कौन व्यक्ति खड़ा है ये हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई, इस कोई शब्द का अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बोला जाता है। दूध में कुछ गिर गया है। हम दूध उबालने के लिए रखे हुए होते हैं, कुछ कचरा गिर जाता है, पर हमें पता नहीं वो कचरा या कोई पत्ता या कोई धूल पड़ जाती है, पर हमें पता नहीं है वो क्या गिरा है। पर हमें ये तो पता चलता है कि दूध इसलिए फट गया कि उसमें कुछ गिर गया। इसलिए हम जब निश्चित रूप से ठीक तरह से बता नहीं सकते कि क्या गिर गया है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि कुछ तो गिर गया है, तो उस कुछ शब्द को यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा, वैसा, जिसका, उसका। मैंने जब बोला कि दूध में कुछ तो गिर गया है, जैसे कि उस शब्द का उपयोग किया कि जैसे कि धूल हो सकती है, या फिर पत्ता हो सकता है, या फिर कोई ये राई यानी कि राई हो सकती है, कोई दाना हो सकता है, राइस का दाना हो सकता है, कोई ग्रेन हो सकता है। ऐसे हमें जैसे कि हमने उदाहरण, जब उदाहरण शब्द का उपयोग या जैसा, वैसा, जिसका, उसका शब्द का उपयोग करते हैं, तो एक वाक्य से और एक वाक्य को वो जोड़ता है। तो जब जोड़ने की काम एक सर्वनाम करता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तब उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है? आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? आप लोग क्या कर रहे हो? आपका नाश्ता हो गया क्या? जब हम प्रश्न रूप का
प्रश्न रूप का वाक्य पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जहाँ पे क्या, कौन, किसकी, कहा इन शब्दों का उपयोग होता है। उस शब्दों को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन बहुवचन के लिए कॉलम दिया गया है और कौन कौन से शब्द आता है इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। और कारक के बारे में अगली वीडियो में समझते हैं क्या कारक क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि एक वचन और बहुवचन में कौन कौन से सर्वनाम उपयोग करते हैं। एक वचन के यानी कि दूसरी कॉलम जो है उसमें जो भी आता है यहाँ पे एक वचन है, और तीसरी कॉलम में जो भी आ रहा है वो बहुवचन है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे यहाँ पे कॉलम दिखाई गई है, ये सब कुछ आपको आपके व्याकरण के भाग में, किताब को मैंने 2 भाग में डिवाइड करने को बोली थी, और एक भाग में आप लिखोगे क्लास वर्क की पॉइंट्स और दूसरी भाग में आप लिखोगे व्याकरण के पॉइंट्स। और यहाँ पे जब कॉलम आती है तो पहला कॉलम नहीं लिखिएगा, सिर्फ एक वचन और बहुवचन का कॉलम आप लिखिएगा। और जो कुछ भी यहाँ पे दिया गया है सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या है, उसमें भेद कौन कौन से हैं और उसका अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे जैसे भी है वैसे ही आपको अपने किताब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक वचन में है मैं, मैंने, उसे हम कैसे पढ़ते हैं बहुवचन में, हम, हमने। एक वचन में मुझे, मुझको, और बहुवचन में हमें, हमको। एक वचन मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। एक वचन मुझे, मेरे लिए, बहुवचन हमें, हमारे लिए। एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे। एक वचन मेरा, मेरे, मेरी, बहुवचन हमारा, हमारे, हमारी। एक वचन मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में हमारी, हम में, हम पर। तो ऐसे ये सब तो आती है उत्तम पुरुष में। शायद आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लिए कि मैं, यहाँ पे जो भी उत्तम पुरुष से शुरू हो रहा है उसे एक वचन बहुवचन में हमने देख लिया। अब देखते हैं मध्यम पुरुष, यानी कि second person, when we are talking about second person or when we are understanding the sentence about the second person. So यहाँ पे to एक वचन में जो भी है ये सब कुछ सेकेंड कॉलम में आ रही है, और तीसरी कॉलम में जो आ रही है वो है बहुवचन। सो ये सब कुछ दूसरी यानी कि सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक, और क्या कहते हैं हमें उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, और यहाँ पे ये है अन्य पुरुष। सो अन्य पुरुष में क्या जानते हैं हम, यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में है एक वचन और थर्ड कॉलम में है हमारा बहुवचन शब्द। तो कारक हमने बताई कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आप सिर्फ आप सर्वनाम के बारे में जान रहे हैं। वह, इसने, ये, इन्होंने, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इससे, इसके, इनसे, इनके, द्वारा तो वैसे ही होता है और उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसे, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इसको, इससे, इससे, इनसे, इनका, इसका, इसकी, इनका, इनकी। तो ऐसे होते हैं जब कॉलम हम बनाकर अन्य पुरुष के बारे में जब जानते हैं तो एक वचन और बहुवचन में ऐसा आता है।